खंबा घड़ी। मैं हूँ राधिका सोमानी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1600 ईस्वी का चार्टर, 1726 का राजलेख और 1773 के चार्टर के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया था। बेसिकली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इससे पहले तो गवर्नर जनरल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की शक्तियां क्लियरली डिफाइन नहीं थी। और इसके अलावा गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के बीच में बिल्कुल भी तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से कंपनी की जो वर्किंग थी उसमें बहुत गड़बड़ हो रही थी। इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, डिक्लेरेटरी एक्ट 1781, समझौता अधिनियम 1781, निपटान अधिनियम 1781 और बंदोबस्त अधिनियम 1781 के नाम से भी जाना जाता है। 1781 के सेटलमेंट एक्ट का मुख्य उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उन्हें दूर करना और सर्वोच्च न्यायालयों के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए अदालतों की एक प्रभावी और विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करना है। इसका एक और मुख्य उद्देश्य गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा करना था, क्योंकि 1773 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि इन दोनों की कार्यक्षेत्र को लेकर बहुत कंफ्यूजन था। तो इस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो भौगोलिक क्षेत्राधिकार था वह केवल कलकत्ता तक ही सीमित कर दिया गया। इसके साथ ही इसके प्रांतीय क्षेत्राधिकार को कम कर दिया गया और प्रांतीय अधिकारों से परिषद में गवर्नर जनरल के पास अपील की जानी थी। मतलब अगर प्रांतीय अदालतों में कोई उनके जजमेंट से खुश नहीं है तो वह गवर्नर जनरल के पास अपील कर सकता है और वही अपील की अंतिम अदालत थी। उसके बाद कहीं और अपील नहीं की जा सकती थी, क्योंकि कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था उसके क्षेत्राधिकार को सीमित कर दिया गया था। अब इस अधिनियम ने धार्मिक आधार पर भी डिफरेंशिएशन किया। ये भी कहा कि मुस्लिम मामलों को मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग और हिंदू मामलों को हिंदू कानून के अकॉर्डिंग सुलझाया जाना चाहिए। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह भी रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं कर सकता। और इसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत यह भी निर्देश दिए गए, कानून बनाते समय या उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीय रीति रिवाजों और धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाए। तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में हम यह कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से उच्च न्यायालय को बाहर किया गया और ऐसा ही भारतीय न्यायालयों के साथ भी किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा ही कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे आप संशोधनात्मक अधिनियम या फिर बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी जान सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को भी इसी एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। इसके बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट्स के नाम पर रखा गया, जो उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इस महत्वपूर्ण कानून ने भारत में जितना भी ब्रिटिश नियंत्रण था उसके ऊपर डबल कंट्रोल चालू किया, मींस दोहरा नियंत्रण शुरू किया। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण, दूसरा ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण। हालांकि जो अंतिम नियंत्रण था वो ब्रिटेन की सरकार के पास रहता था और यह कंट्रोल 1858 तक रहा था।
अब इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन और जितनी भी सार्वजनिक परियोजनाएं होती थी उन्हें ब्रिटेन की सरकार के अधीन कर दिया। पहले यह सब गवर्नर और उसकी काउंसिल के कंट्रोल में था। इस अधिनियम ने भारत में प्रशासन का पुनर्गठन किया और एक गवर्नर जनरल और 3 की परिषद को इसका अधिकार दिया। इस अधिनियम ने भारत में युद्ध, राजनीतिक गठबंधन और राजस्व के मामलों पर भी बंगाल की प्रेसिडेंसी को सर्वोच्च स्थान पर रखा और मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन रखा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटेन की सरकार के शासन पर जोर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन लाए गए। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल और कमर्शियल गतिविधियों के बीच में अलगाव पेश किया और इन क्षेत्र के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए भारत में ब्रिटिश संपत्ति का उल्लेख करने वाला यह पहला अधिनियम बना। इस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन पर सीधा अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके अलावा इस अधिनियम ने अपने भारतीय क्षेत्रों के भीतर नागरिक और सैन्य प्रशासन दोनों में ब्रिटिश क्राउन के अधिकार को मजबूत किया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज पर अभी भी अपना कंट्रोल बनाए रखे है। अब पिट्स इंडिया एक्ट में भी कुछ कमियां पाई गई। उसमें सबसे पहले ये था कि ब्रिटिश क्राउन के अधिकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार अभी भी क्लियर नहीं थे दोनों के बीच में कि किसके अंडर में कौन सा एरिया कंट्रोल किया जाएगा। गवर्नर जनरल अभी भी कंफ्यूज था कि उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रति वफादार रहना है या ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार रहना है। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने भारत में केंद्रीकृत ब्रिटिश शासन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया था 1786 का अधिनियम। अब इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल के चयन के लिए अब ब्रिटिश राजा की मंजूरी की जरूरत नहीं है। इस संशोधन अधिनियम ने कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल और काउंसलर की नियुक्ति, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियों को मान्यता दी और उसकी पुष्टि की। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई और ये दोनों शक्तियां सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त की। ये था 1786 का एक्ट। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की सुविधा प्रदान की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनिमयों की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र है उन पर अपना नियंत्रण जारी रखने की अनुमति प्रदान की। इस अधिनियम के द्वारा ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के सभी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से होंगे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शीर्षतम अधिकारियों को अपनी इच्छा अनुसार कंपनी छोड़ना अलाउ किया गया, लेकिन अगर वो बिना दस्तावेज के कंपनी छोड़ते हैं तो उसे उनका इस्तीफा माना जाएगा। इस अधिनियम ने राजस्व प्रशासनिक कार्यों को न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया, जिससे राजस्व अदालतें विलुप्त हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि 1793 का जो चार्टर आया था वह भारत में कंपनी की आक्रामक नीतियों के खिलाफ आक्रोश की एक प्रतिक्रिया भी थी। यह जो चार्टर एक्ट आया था ये उस प्रतिक्रिया का पहला कदम था। तो ये था आज का वीडियो और आज के वीडियो में हम लोगों ने 1781, 1784, 1786 और 1793 के चार्टर के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को सारे वन लाइनर्स क्लियर हो गए हैं। जितने भी मैं यहाँ मेंशन करती जाती हूँ आप उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए
एक नोट्स की तरह उन्हें रेडी कर लीजिए, ताकि जब भी आप दोबारा उसे पढ़ेंगे तो आपको वो क्लियर होते जाएंगे। के बाद के जितने भी एक्ट्स आए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।